प्रणाम। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 11th के चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम की दूसरी वीडियो लेके आई हूँ। पहले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के बारे में पढ़ा था। आज हम लोगों को एटम के बारे में पढ़ना है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के एवोल्यूशन के बारे में पढ़ना है। तो आप लोगों को पता होगा कि सबसे पहला स्ट्रक्चर ऑफ एटम जे थॉमसन ने दिया था, जो कि एक जिसको हम प्लम पुडिंग मॉडल यानी कि वाटरमेलन मॉडल बोलते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम हेडिंग डाल लेते हैं। ये है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अब देखिए स्ट्रक्चर ऑफ एटम का पहला मॉडल दिया था थॉमसन ने, ठीक है। इनके मॉडल का नाम क्या है? वाटरमेलन मॉडल, वाटरमेलन या फिर प्लम पुडिंग मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल। अब इनका मॉडल दिखता कैसे था? इनका मॉडल सबको पता है, ये बहुत कॉमन सी चीज़ है कि इनका मॉडल जो है वो एक पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर था, पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर था, है ना, और उसमें नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड थे। ये कोई नई बात नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज़ है, एग्जाम में कभी नहीं पूछने वाली चीज़ है ये, क्योंकि क्लास 9th में आप लोगों ने इसके बेसिक्स के बारे में पढ़ा हुआ है। पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर था और उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एम्बेडेड थे। उन्होंने ये कहा था कि द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज, जिसकी वजह से एटम हमारा न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है। एटम हमारा हमेशा न्यूट्रल होता है। तो उस चीज़ को थॉमसन ने इस तरीके से बताया कि पॉजिटिव चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होगा नेगेटिव चार्ज के मैग्नीट्यूड के एकदम बराबर होगा। बट ये थॉमसन का जो मॉडल था वो फेल हो गया था, क्योंकि रदरफोर्ड का जब मॉडल, रदरफोर्ड ने कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट किया था जिसको हम अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट या फिर गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। उस एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट था वो थॉमसन अपने मॉडल से एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, विच इज व्हाई दिस मॉडल वाज फेल्ड। तो नेक्स्ट हमारा जो इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर ऑफ एटम है वो है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। बट उसको पढ़ने से पहले हमें पढ़ना है उनका एक्सपेरिमेंट विच वॉज कॉल्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट और अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इसके बारे में भी आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा हुआ है, बट थोड़ा सा शायद और इसमें आपको डिटेल या कुछ न कुछ एक्स्ट्रा में भी लगे कि मिला है। तो देखो अगला हमारा है रदरफोर्ड्स, अगला हमारा जो टॉपिक है वो है रदरफोर्ड्स अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, या हम इसको गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा नहीं पूछी जाती है, क्योंकि ये भी पुरानी चीज़ें, इसमें कुछ नया नहीं है 11th के हिसाब से, इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाता, ठीक है। अब देखो सर, इनमें हम देखते हैं कि इन्होंने क्या सा सेटअप किया था एक्सपेरिमेंट के लिए, और क्या वो एक्सपेरिमेंट था जिसकी वजह से उन्होंने स्ट्रक्चर एटम का डिसाइड किया। तो देखो इसमें हम लेते हैं एक इस तरीके से बॉक्स, मैं पहले डायग्राम बना रही हूँ। इस तरीके से हमने एक बॉक्स ले लिया है, ये लेड का बना हुआ होगा, ठीक है, और यही आपका सोर्स ऑफ लाइट है। सोर्स ऑफ लाइट मतलब क्या कि यहीं से आपकी रेज निकलेंगी, यहीं से लाइट निकलेगी, ठीक है। अब क्या है कि यहाँ पे बीच में हमें लेना है एक गोल्ड फॉइल, बिकॉज ऑब्वियसली गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट है, तो हमें लेना है यहाँ पर गोल्ड फॉइल। इसके बीच में हम ले लेंगे एक इस तरीके से पतली सी एक सब्सटेंस लेंगे, ठीक है। मैं बताऊंगी इसको क्यों लिया है। इसको हम बुलाते हैं स्लिट, और इसके पीछे मुझे लेना है इस तरीके से एक स्क्रीन, ठीक है। ये कुछ चीजें हैं जो उन्होंने ली थी। ये है स्क्रीन, ये एक फ्लोरेसेंट स्क्रीन होगा। फ्लोरेसेंट स्क्रीन मतलब जिंक सल्फाइड का बना हुआ स्क्रीन। ये सेम वही स्क्रीन है जो हम लोगों ने कैथोड रेज की डिस्कवरी में, मतलब इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी में हम लोगों ने एनोड के पीछे लगाया था इसी स्क्रीन को, ठीक है। तो और प्रोटॉन्स की डिस्कवरी में कैथोड के पीछे हमने इसी स्क्रीन को लगाया था। तो फ्लोरेसेंट शीट लेनी है, फ्लोरेसेंट स्क्रीन लेना है जिंक सल्फाइड की। ये ऐसी स्क्रीन है जो कि तब ग्लो करेगी जब इसमें लाइट स्ट्राइक करेगी, जब इस पे लाइट पड़ेगी, ठीक है। क्या एक बात सबको समझ में आ गई? इसको जरा ड्रॉ कर लो फटाफट। ओके, तो अब उन्होंने क्या करा कि उन्होंने लाइट यहाँ से पास कराई। ये हमारा गोल्ड फॉइल है, ठीक है, गोल्ड फॉइल है, और यहाँ पे उन्होंने
लाइट पास करें। ये जो रेस हैं ये अल्फा रेस है, अल्फा रेस स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हम। ये जो रेस हैं ये कैसी रेस हैं, अल्फा रेस हैं, ठीक है, ये है अल्फा रेस। अब ये अल्फा रेस क्या होती है भाई, देखो अल्फा रेस जो है वो हीलियम की बनी हुई रेस होती है, ठीक है, हीलियम की बनी हुई रेस होती हैं। हीलियम एटम से बना हुआ होता है जिसका मास होता है 4u, ठीक है, और ये बहुत ही फास्ट मूविंग रेस होती हैं। ये जो अल्फा रेस होती है बहुत फास्ट मूविंग रेस होती हैं। ये हमने ले लिया है यहाँ पे गोल्ड फॉइल। अब देखो गोल्ड फॉइल क्यों लिया है, क्योंकि गोल्ड एक ऐसा मेटल है विच कैन बी ड्रॉन इनटू वेरी थिन शीट, और हमें यहाँ पर बहुत ही पतला सा शीट चाहिए ताकि उसके बहुत ज़्यादा एटम यहाँ पर सरफेस पे इसके ना हो, ठीक है। आप बहुत पतला बनाओगे तो एटम्स थोड़े कम होंगे और इस लाइट को स्ट्राइक कराने का कोई फायदा होगा। अगर इसमें आपने गोल्ड के अलावा कोई और शीट ले ली या कोई बहुत मोटी सी शीट ले ली तो एक्सपेरिमेंट जो है वो नहीं सही रिजल्ट दे पाएगा, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, ये सोर्स ऑफ लाइट थी, यहाँ से उन्होंने अल्फा रेस पास कराई गोल्ड फॉइल पे, और उन्होंने ये सोचा कि थॉमसन के मॉडल के अकॉर्डिंग, अगर थॉमसन ने क्या बोला था, थॉमसन ने ये बोला था कि ये जो एटम है ये पूरा भरा हुआ है किससे, पॉजिटिव चार्ज से, उसमें नेगेटिव चार्ज जो है वो, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरीके से धंसे हुए हैं। तो अगर कोई लाइट यहाँ पर पास होगी तो ये इससे टकराएगी और घूम जाएगी, अगर अल्फा रेस इस पे आएंगी तो फिर इससे टकरा के घूम जाएंगी। सेम यही चीज गोल्ड फॉइल में भी हुआ। भाई गोल्ड फॉइल जो है वो किससे बना है, ऐसे छोटे छोटे एटम से बना है कि नहीं, ठीक है, ऐसे बहुत सारे एटम से बना है। तो भाई तब तो लोगों को यही पता था कि थॉमसन वाला मॉडल सही है, अभी तक तो थॉमसन का मॉडल फेल नहीं हुआ था। तो रदरफोर्ड ने ये सोचा कि अगर थॉमसन का मॉडल सही है तो लाइट यहाँ से आएगी और इन एटम से जाएगी, टकरा के मुड़ जाएगी, ठीक है, लाइट आर पार होगी क्या, नहीं हो पाएगी। इसका मतलब ये जो चीज है वो हम थोड़ा और पास बना देते हैं, यहाँ बना देते हैं तो ज्यादा अच्छे से डायग्राम बन पाएगा, ठीक है। अब उन्होंने बोला कि लाइट यहाँ आएगी और टकरा जाएगी, लाइट यहाँ आएगी एटम से टकरा के इस तरफ बहुत सारी लाइट्स रेज आएंगी यहाँ पर और इधर टकरा के इधर आ जाएंगी, कोई भी रे आर पार नहीं होगी अकॉर्डिंग टू थॉमसन, ठीक है। यही होना चाहिए रिजल्ट, कोई भी रे आर पार नहीं होगी। मतलब क्या कि जो आपने स्क्रीन यहाँ लगाया है उसका ये वाला पार्ट, भाई यहाँ पे लाइट स्ट्राइक कर रही है, लाइट यहाँ तक पहुंच रही है, इसलिए ये वाला जो पार्ट है ये इसका शाइन करेगा, ये वाला पार्ट शाइन करेगा, बट यहाँ पर डार्क रहेगा, यहाँ कोई लाइट नहीं पहुंची इसलिए ये वाला पार्ट जो है वो ग्लो नहीं करेगा। ऐसा उन्होंने सोचा था कि एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट ऐसा होना चाहिए, बट रिजल्ट ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। इनफैक्ट इसका एग्जैक्टली ऑपोजिट रिजल्ट आया। उन्होंने जब ये चीज देखी तो मतलब जब ये एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने रिजल्ट में ये देखा कि भाई यहाँ वाला जो स्पेस है, जिस पार्ट को हम सोच रहे थे कि वो बहुत ज्यादा डार्क होना चाहिए, वहां तक तो कोई रे नहीं पहुंचेगी, वो वाला पार्ट सबसे ज्यादा ग्लो कर रहा था, ठीक है। वो वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट है वो सबसे ज्यादा ग्लो कर रहा था। बाकी आसपास के अगल बगल के पार्ट्स भी ग्लो कर रहे थे पर उतना नहीं ग्लो कर रहे थे जितना कि ये वाला। तो एग्जैक्टली ऑपोजिट और शॉकिंग रिजल्ट आया। तो भाई रदरफोर्ड ने थॉमसन से पूछा होगा कि ऐसा क्यों हो रहा। थॉमसन इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, इस रिजल्ट को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। दैट इज वाई थॉमसन का जो मॉडल है वो फेल हो गया था। तो अब रदरफोर्ड ने सोचा कि भाई अगर ऐसा रिजल्ट आ रहा है तो इसके पीछे क्या वजह है। एक चीज तो बहुत साफ क्लियर हो गई कि क्योंकि लाइट आर पार हो गई, मतलब क्या कि मोस्ट ऑफ द लाइट जो है वो आर पार हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि एटम के अंदर का काफी स्पेस जो है वो क्या है, खाली है ना। एटम के अंदर का स्पेस जो है वो क्या है, खाली है, ठीक है। तो यहाँ इस रिजल्ट से उन्होंने कुछ कंक्लूजन्स निकाले थे। सबसे पहला कंक्लूजन उन्होंने ये निकाला था कि 98% ऑफ द स्पेस इन द एटम इज एम्प्टी। भाई एटम, क्योंकि 98% जितनी रेज उन्होंने भेजी थी यहाँ पर स्ट्राइक कराने के लिए, उसमें से 98% रेज ऐसी थी जो कि आर पार हो गई। इसका मतलब कि 98% स्पेस खाली है। कुछ रेस ऐसी थी जो कि टकरा के कुछ एंगल्स पे डाइवर्ट हो गई। कुछ रेस इनफैक्ट ऐसी भी थी जो कि गई, टकराई और वापस चली गई।
मतलब गई किसी चीज से टकरा रही हैं और वापस चली हैं, ठीक है। अब देखो ये जो अल्फा रेज होती है ना, ये बहुत ही फास्ट मूविंग रेज होती है, बहुत तेज चलने वाली रेज। अब आप ये सोचिए कि अगर इतनी तेज चलने वाली रे किसी चीज से जाके टकरा के वापस आ जा रही है, ठीक है, टकरा के वापस आ जा रही है, इसका मतलब ये जो भी चीज है वो बहुत भारी है ना, तभी तो वो टकरा के वापस आ गई, क्योंकि ये इतनी तेज चलने वाली रेस है, इसको ठक्कर मार के आगे निकल जाना चाहिए था, बट ऐसा नहीं हुआ, वो टकरा के वापस आ गई। इसका मतलब वो जिस भी चीज से छोटी सी चीज है वो, क्योंकि 98% तो खाली है, 2% स्पेस उस चीज ने ऑक्यूपाई किया हुआ है, और वो जो छोटी सी चीज है वो बहुत ज्यादा हैवी है, इसीलिए अल्फा रेस जाती हैं, टकराती हैं और वापस आ जाती हैं। तो यहाँ पर दूसरा कंक्लूजन उन्होंने ये निकाला कि एक छोटा सा मास है, a small mass is present in the atom, और इसको इन्होंने क्या नाम दे दिया, which was called, क्या नाम दे दिया, न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस नाम रदरफोर्ड ने दिया था। ये जो न्यूक्लियस की डिस्कवरी है, रदरफोर्ड की सबसे बड़ी डिस्कवरी है, जिसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला था, ठीक है। अब थर्ड देखते हैं। थर्ड उन्होंने ये बोला कि अब क्योंकि 98% स्पेस तो खाली है, बीच में एक छोटा सा मास है, इसका मतलब एटम का सारा जो मास होता है वो कहाँ है, उसके न्यूक्लियस में है, यानी कि ऑल द मास ऑफ द एटम इज accumulated in the nucleus। सारा का सारा मास एटम का कहाँ है, न्यूक्लियस के अंदर। ये कुछ कंक्लूजन्स रदरफोर्ड ने निकाले थे अपने एक्सपेरिमेंट से, यानी कि उन्हें यहाँ से ये तो पता चल गया कि एटम जो है वो क्या है, एम्प्टी है, और उसका सारा का सारा मास न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, लिख लो इसको। ओके, अब हम बात करते हैं रदरफोर्ड ने एटम का मॉडल कैसा दिया, ठीक है। रदरफोर्ड ने एटम का मॉडल कैसा दिया, तो देखो रदरफोर्ड ने ये कहा कि भाई एटम के बीचों बीच होता है न्यूक्लियस, ठीक है, और एटम के आसपास इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के पास मास बहुत कम होता है, इलेक्ट्रॉन का मास इतना कम है कि वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के आसपास रिवॉल्व कर रहे हैं। प्रोटॉन्स जो हैं वो कहाँ प्रेजेंट होंगे, न्यूक्लियस के अंदर। क्यों, क्योंकि प्रोटॉन ही ऐसी चीज होती है जिसमें मास होता है, प्रोटॉन का मास काफी हद तक इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होता है, ठीक है, ऑलमोस्ट 1 ग्राम के अकॉर्डिंग 1 यू या 1 AMU के बराबर हम प्रोटॉन का मास लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के मास में कंपेयर करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल है और प्रोटॉन का मास 1 AMU के बराबर होता है, मतलब कि प्रोटॉन में मास होता है। तो भाई अगर एटम की बात करेंगे तो मास वाली चीज कहाँ होगी, न्यूक्लियस के अंदर, क्योंकि उसी में सारा मास होता है। तो जो आपके प्रोटॉन्स होते हैं, रदरफोर्ड ने ये कहा कि जो प्रोटॉन्स होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होंगे, इनसाइड द न्यूक्लियस, और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इस तरीके से आसपास रिवॉल्व करते रहेंगे, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहेंगे। पर उन्होंने, अब देखो ये तो चीजें हो गई उन्होंने जो बताया था अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, पर ये जो एटम है, ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम है वो फेल हो गया था, ठीक है। क्यों फेल हो गया था, अच्छा एक चीज और मैं आप लोगों को बता दूं, रदरफोर्ड पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने ये बताया था कि एटम में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले जो थॉमसन का मॉडल हमने पढ़ा उसमें क्या बताया गया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या है, स्टेशनरी, मतलब रुके हुए हैं, धंसे हुए हैं, वो मूव नहीं कर रहे हैं। बट यहाँ पर उन्होंने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन्स जो है दे आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व नहीं करेगा, अगर इलेक्ट्रॉन एक ही जगह रुका रहेगा तो न्यूक्लियस, बिकॉज प्रोटॉन्स में चार्ज कौन सा होता है, प्रोटॉन्स कैसे होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज, ये हम लोगों ने कैनाल रेज में पढ़ा है लास्ट वीडियो में, तो ये होता है भाई पॉजिटिव चार्ज, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कैसे होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं। तो और एक ही जगह पे इतने सारे प्रोटॉन्स, एटम में जितने भी प्रोटॉन्स होंगे सब के सब कहाँ भरे होंगे, न्यूक्लियस के अंदर, और इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं इस तरीके से गोल गोल, तो क्या होगा कि प्रोटॉन्स जो है वो तुरंत इलेक्ट्रॉन को खींच लेंगे, अगर इलेक्ट्रॉन रुका हुआ रहा तो,
इसीलिए उन्होंने कहा कि एटम में इलेक्ट्रॉन कभी भी रुक नहीं सकता, वो हमेशा रिवॉल्व करता रहेगा, क्योंकि अगर वो रुका तो न्यूक्लियस उसको खींच लेगा। ये बहुत बड़ी बात बताई थी रदरफोर्ड ने अपने मॉडल में। बट फिर भी ये मॉडल, इतना अच्छा मॉडल उनका जो है वो फेल हो गया। क्यों फेल हो गया जरा देखते हैं। देखो, एक थ्योरी थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मैं फेलियर लिख रही हूँ यहाँ पे, ठीक है, फेलियर ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल, ठीक है, फेलियर ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल। तो सबसे पहली चीज क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी थी जो कि फिजिक्स की थ्योरी है, और बहुत ही पहले इस थ्योरी को बताया गया था बाय, किसने बताया था, मैक्सवेल ने बताया था। मैक्सवेल एक बहुत ही बड़े साइंटिस्ट है, उन्होंने एक थ्योरी दी थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। अच्छा, अब सुनो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या कहा था। मैक्सवेल ने ये कहा था कि अगर कोई चार्ज्ड बॉडी है, उसके आसपास कोई दूसरी चार्ज बॉडी मूव कर रही है, रिवॉल्व कर रही है, ठीक है, तो जो चार्ज बॉडी मूव कर रही है वो एक्सेलरेट करेगी, ठीक है, वो क्या करेगी, एक्सेलरेट करेगी। अच्छा, एक्सेलरेट क्यों कर रही है भाई, आप लोगों ने एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ा हुआ है। एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, है ना। अब कोई इलेक्ट्रॉन अगर सर्कुलर मोशन में, मान लो ये न्यूक्लियस है और ये है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, ठीक है, एक सर्कुलर मोशन में अगर कोई भी बॉडी हो, कोई भी चीज हो, अगर वो मूव कर रही है, उसकी स्पीड बढ़े घटे कुछ भी हो या कांस्टेंट रहे, पर वेलोसिटी क्या होती है, स्पीड और साथ में क्या, डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, वेक्टर क्वांटिटी है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी में डायरेक्शन भी देखा जाएगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को ही हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। मतलब अगर किसी चीज की वेलोसिटी चेंज हो रही है तो मतलब वो क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है। अब क्वेश्चन ये है कि इलेक्ट्रॉन तो सेम मैग्नीट्यूड से रिवॉल्व कर रहा होगा, उसकी स्पीड में तो कोई चेंज नहीं आएगा, पर ध्यान दो उसकी डायरेक्शन में हर मोमेंट पे चेंज आ रहा है, उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है कि नहीं, यहाँ वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, यहाँ वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, यहाँ वो इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो भाई वेलोसिटी तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होती है, दोनों में से कुछ भी चेंज होगा मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है, और वेलोसिटी चेंज हो रही है मतलब कि एक्सेलरेशन हो रहा है। तो वही सेम चीज उन्होंने यहाँ बताई थी मैक्सवेल ने, कि जो अगर कोई चार्ज बॉडी है उसके आसपास दूसरी चार्ज बॉडी रिवॉल्व करती है तो वो क्या करेगी, एक्सेलरेट करेगी। अगर वो एक्सेलरेट करेगी तो क्या होगा, वो एनर्जी रेडिएट करेगी, मतलब एनर्जी को निकालेगी, एनर्जी लूज करेगी। और अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज करने लगेगा तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब उसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी और वो न्यूक्लियस के अंदर घुस जाएगा। भाई एनर्जी खत्म हो जाएगी, वो रुक जाएगा, वो रुक जाएगा तो न्यूक्लियस उसको खींच लेगा, ठीक है। तो ये मैक्सवेल के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग उन्होंने ये चीज बताई थी। रदरफोर्ड के मॉडल पे ये जो थ्योरी है ये एग्जैक्टली फिट हो रही थी, क्योंकि एक चार्ज पार्टिकल, एक चार्ज बॉडी के आसपास दूसरी चार्ज बॉडी क्या कर रही है, रिवॉल्व कर रही है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा, एक्सेलरेट करेगा, एक्सेलरेट करेगा तो एनर्जी यूज करेगा। एक पॉइंट ऐसा आएगा जब एनर्जी खत्म हो जाएगी और उस पॉइंट पे न्यूक्लियस उसको खींच लेगा और एटम जो है वो कोलैप्स हो जाएगा। बट ऐसा तो होता नहीं है, हमको पता है कि एटम कोलैप्स नहीं होता, और इस चीज को रदरफोर्ड नहीं एक्सप्लेन कर पाए थे, ठीक है, रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी बाय मैक्सवेल के अकॉर्डिंग मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया। इसी के वजह से मैं यहाँ लिख दे रही हूँ कि ही कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। एटम की स्टेबिलिटी के बारे में वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, सॉरी। तो ये हो गया उनका पहला बहुत बड़ा फेलियर, किसकी वजह से, मैक्सवेल की वजह से। नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है। अब देखो क्या हुआ कि कुछ टाइम बाद रदरफोर्ड का मॉडल जो है, रदरफोर्ड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बड़ी फिनोमेना होती है विच इज स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो रदरफोर्ड स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर
कर पाए थे कि स्पेक्ट्रम कैसे बन रहा है और उसके पीछे रीजन क्या है। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ स्पेक्ट्रम है क्या, थोड़ा आसान शब्दों में बता देती हूँ। देखो होता क्या है कि अगर हम किसी चीज के थ्रू, हमने किसी एटम के थ्रू या किसी गैस के थ्रू, वैसे जनरली ये हाइड्रोजन गैस पे किया गया था सबसे पहली बार, तो जब हाइड्रोजन गैस के थ्रू लाइट को पास कराया गया, ठीक है, तो लाइट जब पास होके उस लाइट को एक स्क्रीन पे लिया गया, ठीक है, लाइट को पास कराया गया हाइड्रोजन गैस के थ्रू, और जब वो लाइट पास होके एक स्क्रीन पे उसको कैप्चर किया गया तो बहुत सारे अलग अलग कलर्स के बैंड्स दिखाई दिए, बहुत सारे कलर्स दिखाई दिए उस स्क्रीन पर। तो जब रदरफोर्ड से पूछा गया कि ऐसा क्यों हुआ, ठीक है, कि हाइड्रोजन का, और वो स्पेक्ट्रम जो है उसको स्पेक्ट्रम बोलते हैं, जो कलर का जो बैंड आया था उसको हम क्या बुलाते हैं, स्पेक्ट्रम बुलाते हैं। तो वो जो कलर का बैंड आया है, स्पेक्ट्रम आया है, वो हाइड्रोजन एटम के केस में बड़ा डिफरेंट सा था, ठीक है, बड़ा ही अजीब सा था, which was not explained by Rutherford। Rutherford उस चीज को नहीं एक्सप्लेन कर पाए थे, that is why उनका जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम है वो फेल हो गया था। तो जो सेकंड फेलियर उनका है वो ये क्या है कि he could not explain the spectrum of hydrogen atom, हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रम वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। रदरफोर्ड का मॉडल खत्म हो गया। अब अगला मॉडल जो था वो बोर ने दिया था, पर बोर के मॉडल पढ़ने से पहले बोर ने अपना जो मॉडल बनाया था वो इन्हीं स्पेक्ट्रम वगैरह को देख के, हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम देख के, कुछ और मैं आप लोगों को बताऊंगी अबाउट स्पेक्ट्रम, और कुछ इंपॉर्टेंट फिनोमेना उन्होंने पहले देखे थे, उसके बाद उन्होंने अपना स्ट्रक्चर बनाया था। तो पहले हम वो सारे फिनोमेना पढ़ लेंगे, उसके बाद हम बोर्स एटॉमिक मॉडल में चलेंगे, ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए तब तक। ओके, तो बिफोर में वी मूव ऑन टू दोस फिनोमेनास, एक छोटी सी चीज मैं आप लोगों को, कुछ छोटे छोटे डिस्कवरीज हैं वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, उसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, और वो क्या है, आइसोटोप्स, आइसोबार्स, ठीक है। तो देखो आइसोटोप्स क्या होते हैं, देखो कुछ एटम्स ऐसे होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है बट एटॉमिक मासेस अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो ऐसे एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम है बट मासेस अलग अलग है उनको हम बुलाते हैं आइसोटोप्स, ठीक है। सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस। अब इसके एग्जाम्पल देखो, इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कार्बन, कार्बन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14। एटॉमिक नंबर सबका क्या है, सेम है, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। दिस इज हाउ यू राइट एटम्स, ठीक है, ये उसका एटॉमिक नंबर है, ये एटॉमिक मास है, ठीक है। अगला एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल्स है इसमें, जैसे हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन 1 2 3, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन, जिसको हम बोलते हैं प्रोटियम, लिख दे रही हूँ मैं, इसको हम बोलते हैं प्रोटियम। इस हाइड्रोजन मतलब कि ऐसा हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक मास इज इक्वल टू 1, उसको हम बोलते हैं प्रोटियम। इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम, ठीक है, और इसको बोलते हैं ट्रिटियम, ठीक है। ऐसे ही क्लोरीन का है, नाइट्रोजन का है, बहुत सारे आइसोटोप्स के एग्जांपल्स हैं। अगला है हमारा आइसोबार्स, ठीक है। आइसोबार्स एग्जैक्टली इसका ऑपोजिट, इसमें क्या होगा, एटॉमिक मासेस जो है आर सेम एटॉमिक मास होता है बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे हमने क्या ले लिया, एग्जाम्पल जैसे फॉर एग्जाम्पल आर्गन एंड कैल्शियम। अब देखो इसका एटॉमिक नंबर होता है 18, इसका होता है 20, इसका मास होता है 40 और इसका मास होता है 40। ये कुछ छोटी छोटी बातें थी जो मैंने आप लोगों को बता दिया। अब अगला हम लोग चलते हैं हमारे मेन टॉपिक पे, कि जो हमें बोर्स एटॉमिक मॉडल से पहले कुछ बातें हमको समझने आनी चाहिए, उसके बाद हमें बोर्स एटॉमिक मॉडल क्लियरली समझ में आएगा। देखो हम लोगों ने बात करी है स्पेक्ट्रम की, ठीक है, रदरफोर्ड का मॉडल फेल हो गया था ड्यू टू स्टेबिलिटी, वो बोर अपने मॉडल में एक्सप्लेन कर देंगे। दूसरा जो फेलियर मैंने बताया वो बताया आपको स्पेक्ट्रम। अब देखो स्पेक्ट्रम में क्या है, स्पेक्ट्रम कब होता
लाइट पास कराती है। तो बिफोर वी स्टडी अबाउट स्पेक्ट्रम हम उससे पहले पढ़ लेते हैं कुछ बातें लाइट के बारे में, ठीक है, लाइट या रेडिएशंस के बारे में। मतलब स्पेक्ट्रम पे आप, मतलब स्पेक्ट्रम बनाने के लिए आप कोई भी टाइप की रेडिएशंस, कोई भी रेज पास करा सकते हो। तो पहले तो हम उसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो हम लोगों को पढ़ना है अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। ये लाइट के जितने भी फॉर्म्स हैं, जितने भी रेडिएशंस हैं, वो सब कैसे, क्या, कौन से टाइप के रेडिएशंस होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं, ठीक है। तो इनिशियली आप लोगों को पता होगा कि जो लाइट है वो दो तरीकों से, उसका दो नेचर है। देखो न्यूटन ने, सबसे पहले न्यूटन ने लाइट के बारे में ये बताया था कि लाइट जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों में ट्रैवल करती है, मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स में ट्रैवल करती है, ठीक है, ये बताया था न्यूटन ने, जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ कॉर्पस्कल्स, ठीक है, ये न्यूटन ने बताया था। उसके बाद फिर हाइगन ने ये बताया था, हाइगन एक नए साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये बताया था कि नहीं, लाइट जो है वो पार्टिकल्स में नहीं बट वेव्स में ट्रैवल करती है, ठीक है। तो कुछ फिनोमेना लाइट के, जैसे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, आप लोगों ने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ा हुआ है। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन जब हम पढ़ते हैं तो वो जो प्रोसेस है, वो जो फिनोमेना है, वो लाइट का पार्टिकल नेचर बताता है, ठीक है। लाइट आई स्ट्राइक की और निकल गई, ये लाइट का पार्टिकल नेचर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन करता है। पर दो और फिनोमेना होते हैं जिसको हम बोलते हैं इन्फरेंस एंड डिफ्रैक्शन। इसके बारे में आप लोग फिजिक्स में पढ़ेंगे। इन्फरेंस और डिफ्रैक्शन ये दो ऐसे प्रोसेस है जो लाइट के वेव नेचर को बताते हैं, ठीक है। जब आप लोग ये सब पढ़ेंगे, मतलब रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन, तो आपको क्लियरली समझ में आएगा कि कैसे पार्टिकल नेचर और वेव नेचर पता चलता है लाइट का इन प्रोसेस से। सो बेसिकली लास्ट में कंक्लूजन ये निकला, मतलब कि न्यूटन और हाइगन दोनों की जो एक्सपेरिमेंट्स थे, दोनों के जो कंक्लूजन्स थे, उनसे फाइनल चीज ये निकली कि लाइट जो है वो डुअल नेचर का है, मतलब लाइट वेव और पार्टिकल दोनों तरीकों से ट्रैवल करता है। लाइट मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो समझते हैं कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते क्या हैं। फिलहाल हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के वेव नेचर के बारे में पहले समझेंगे, ठीक है। तो हेडिंग डाल लो भाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, दीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो हैं वो वेव के फॉर्म में ट्रैवल करती हैं। ये ऐसी रेडिएशंस होती हैं जो कि मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड से एसोसिएटेड होती हैं, ठीक है। ये जो रेडिएशंस होती हैं ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से एसोसिएटेड होती हैं। कैसे, देखो इस टाइप की रेडिएशंस में जो वेव बनता है वो कैसे बनता है कि लाइट जो रेडिएशंस है वो ट्रैवल जिस डायरेक्शन में कर रही होंगी उसके, भाई वेव आप कैसे बनाते हो, ऐसे बनाते हो, ऐसे तो बनाते हो वेव, ठीक है। तो यहाँ पर दो तरह की वेव्स बनती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में दो तरह की वेव्स बनती है, या ये कह लो दो तरह की फील्ड्स बनती है। मैंने अभी बताया कौन कौन सी, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर मान लो ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, तो इसके एग्जैक्टली परपेंडिकुलर होगी आपकी मैग्नेटिक फील्ड, कुछ इस तरीके से, ये ऐसे, अगर आपको समझ में आ रहा हो तो, ठीक है, कुछ इस तरीके से होगी आपकी कौन सी फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। थोड़ा सा इसको मैं डार्क कर देती हूँ, ये है आपकी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, डार्क वाली, ठीक है। इस तरीके से ट्रैवल करती हैं आपकी मैग्नेटिक फील्ड यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। मतलब क्या कि अगर लाइट रेडिएशन इस तरीके से मूव कर रही है, तो अगर ये है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये होगी आपकी मैग्नेटिक फील्ड, सब एक दूसरे के परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में जा रहा है आपका प्रोपेगेशन, मतलब कि दो प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, इसको हम क्या बोलते हैं, जिस डायरेक्शन में वेव मूव करता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोपेगेशन ऑफ वेव या प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। तो ये है आपका डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, ये है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और ये है आपका मैग्नेटिक फील्ड,
ठीक है, तीनों आपस में एक दूसरे से परपेंडिकुलर, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, इस तरीके से, तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। सो इस तरीके से ट्रैवल करती हैं आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। ठीक है, अब यहाँ पर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में कुछ बातें लिख सकते हैं। पहली चीज तो ये हो गई कि इन दीज रेडिएशंस क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, लिखते चलो मेरे साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन आर परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का शॉर्ट फॉर्म मैं ऐसे लिखती हूँ, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, ये होगी हमारी पहली बात। दूसरी चीज क्या है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का जो स्पीड है वो हमेशा सेम रहेगा। सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का जो स्पीड होगा वो कैसा होगा, सेम होगा। वैक्यूम में फॉर एग्जांपल लाइट, और वो जो स्पीड है वो किसके इक्वल है, लाइट के स्पीड के इक्वल है। तो लाइट की स्पीड कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये आपका लाइट का स्पीड है। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर, यहाँ क्या होगा, देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस किस स्पीड से ट्रैवल करती है, दे ट्रैवल विद द स्पीड ऑफ लाइट, और ये लाइट की स्पीड किसके इक्वल होती है, विच इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लियर, ठीक है, समझ में आ गया। ये हो गया आपका एक और कैरेक्टरिस्टिक। अब देखो आप लोगों को पता, आप लोगों ने रिफ्रैक्शन पढ़ा होगा इन क्लास 10th, उसमें हम लोगों ने ये पढ़ा था कि लाइट अलग अलग मीडियम्स में अलग अलग मतलब स्पीड से ट्रैवल करता है। ठीक है, अलग अलग मीडियम में अलग अलग स्पीड से ट्रैवल करता है। तो वैक्यूम में लाइट की जो स्पीड होती है वो इतनी होती है। ठीक है, एयर में लाइट की जो स्पीड होती है वो जरा सी कम हो जाती है, पर ये जो डिफरेंस है ये इतना कम है कि हम यही मान के चलते हैं कि एयर में भी लाइट की स्पीड कितनी है, इतनी है। तो अगर आपसे कोई बोलेगा कि लाइट ट्रैवल कर रही है और वो स्पेसिफाई नहीं कर रहा है कि वैक्यूम है या एयर है, तो भी आप यही मानेंगे कि लाइट जो है स्पीड क्या है, इतनी है। तीसरी चीज यहाँ पर यह है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को ट्रैवल करने के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक radiations do not require any medium, these do not require any medium, कोई मीडियम इन सबको नहीं चाहिए। ठीक है, लिख लो ये तीनों पॉइंट्स। सारे वेव्स में बराबर होगा, ये जो ए है ये सब में बराबर होगा।
according to their wavelength, then it is called electromagnetic spectrum. अब जरा देखते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में होता क्या क्या है। देखो मैं यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बना रही हूँ, थोड़ा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मान लो कि ये एक स्केल है, ठीक है, यहाँ पर मैं लिखूंगी वेवलेंथ, इस पे मीटर्स, और यहाँ मैं लिखूंगी फ्रीक्वेंसी, ठीक है, इसमें हर्ट्ज। ठीक है, वेवलेंथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की जो वेवलेंथ है वो हम स्टार्ट करेंगे 10⁻⁻18 से लेकर 10⁻2 तक। ठीक है, 10⁻⁻18 से लेकर 10⁻2, और फ्रीक्वेंसी हमको करना है 10⁻26 से लेकर 10⁻6 तक। ठीक है, इस तरीके से हमें आगे बढ़ते जाना है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बनाना है। अब देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जरा मैं आपको रीडिंग से दूं, 10⁻18 से कम 10⁻14, ठीक है, उसके बाद फिर 10⁻10, फिर आपका आ जाएगा 10⁻6, 10⁻2, उसके बाद फिर 10⁻2। ठीक है, ये हो गया आपका वेवलेंथ। वेवलेंथ इंक्रीज कर रहा है, दिख रहा है आपको, नेगेटिव जितना कम होगा उतना ज्यादा नंबर बड़ा होगा, तो वेवलेंथ यहाँ से यहाँ जाते वक्त इंक्रीज कर रहा है। फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करेगी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करेगी। अच्छा एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, हम लोगों ने पढ़ा है अबाउट, हम लोगों ने पढ़ लिया किसके बारे में, फ्रीक्वेंसी के बारे में, वेवलेंथ के बारे में, वेव नंबर के बारे में, और स्पीड ऑफ लाइट के बारे में। इन तीनों में एक रिलेशन होता है, वो रिलेशन मैं आपको यहाँ बता देती हूँ, कुछ हो गया। तो देखो आपका जो सी होता है, ठीक है, आपका जो स्पीड ऑफ लाइट सी होता है, वो इसके बराबर होता है फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, ये हो गया आपका फॉर्मूला। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट होती है वो किसके इक्वल होती है, इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। ठीक है, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, यानी यहाँ से हम एक चीज ये लिख सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा, ये फॉर्मूला बन गया। ठीक है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा, ये फॉर्मूला बन गया। और हमें ये भी पता है कि वेव नंबर इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा, यानी कि मैं यहाँ पे ये लिख सकती हूँ फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी इनटू वेव नंबर। ये कुछ 3 फॉर्मूले हैं जो आप लोगों को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में पता होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ दोनों आपस में एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, दोनों एक दूसरे की क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, वेवलेंथ घटेगा, वेवलेंथ बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी घटेगी। तो यहाँ पर भी वही हो रहा है, वेवलेंथ क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो फ्रीक्वेंसी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। ठीक है, इसको मैं इरेज कर देती हूँ, इसको आप लिख लें जरूर याद से, ठीक है। चलिए फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 10⁻26। ठीक है, 4 यूनिट्स हमको कम करने हैं, 4 यूनिट्स कम करेंगे तो ये आ जाएगा कितना आ जाएगा 10⁻22, फिर आ जाएगा 10⁻18, 10⁻14, 10⁻10 और 10⁻6। This is how the frequency will keep on decreasing. ठीक है, अब देखिए इस रेंज में, ठीक है, इस रेंज में मतलब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जिनकी वेवलेंथ 10⁻18 मीटर्स और जिनका फ्रीक्वेंसी 10⁻26 के आसपास होता है, उन रेडिएशंस को हम बोलते हैं कॉस्मिक रेज। ठीक है, वो कौन सी टाइप की रेज होती हैं, कॉस्मिक रेज होती है। कॉस्मिक रेज कहाँ पाई जाती है, स्पेस में। ठीक है, स्पेस में पाई जाती है। उसके बाद जिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, अलग अलग टाइप्स की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती है, सबका अलग अलग नाम है। ठीक है, तो जिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का जो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ होगा वो इसके आसपास होगा, उसको हम बुलाते हैं गामा रेज। ठीक है, हम क्या बुलाते हैं, गामा रेज। ये पॉजिटिवली चार्ज रेज होती हैं। ठीक है,
उसके बाद से यहाँ आ जाता है आपका एक्स रेज। एक्स रेज हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कैसे बनती है एक्स रेज। जब कोई इलेक्ट्रॉन्स की रेज, ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन्स किसी बहुत ही हैवी मेटल पे स्ट्राइक करते हैं, ठीक है, तो एक्स रेज प्रोड्यूस होता है। उसके बाद आ जाता है यूवी रेज, ठीक है, यहाँ पर आ जाती है यूवी रेज, ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेज। उसके बाद ये जो एरिया है ये है हमारा विजिबल एरिया, ठीक है, विजिबल रेज। विजिबल रेज मतलब जो कलर्स हमें दिखाई देते हैं, हमें हर टाइप के कलर्स, हर टाइप की रेडिएशंस नहीं दिखाई देती। आप नॉर्मल आंखों से एक्स रेज नहीं देख सकते, गामा रेज नहीं देख सकते, कॉस्मिक रेज नहीं देख सकते। इन रेज को आप नहीं देख पाएंगे। हम किस रेज को देख पाते हैं? सिर्फ इतनी रेज को, मतलब इतने सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में हम देख किसको पाते हैं? सिर्फ इतनों को, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ जाती है आपकी आईआर। आईआर मतलब इंफ्रारेड रेडिएशंस। फिर उसके बाद आता है माइक्रोवेव्स, जो कि माइक्रोवेव ओवंस में यूज होता है। और उसके बाद आता है रेडियो वेव्स, जो कि हमारे ब्रॉडकास्टिंग वगैरह में यूज, एफएम रेडियोज में ये चीज़ यूज की जाती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इतने टाइप के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं, इनकी वेवलेंथ और इनकी फ्रीक्वेंसी का पूरा एकदम स्पेक्ट्रम हम लोगों ने बना के तैयार कर लिया है। अब जरा बात करते हैं विजिबल रेंज की। विजिबल रेंज का मतलब क्या है कि इनमें वो 7 कलर्स आते हैं जो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। हम कलरफुल वर्ड देखते हैं, ये कलरफुल वर्ड हमें उन्हीं 7 कलर्स के वजह से दिखाई देती है। और वो 7 कलर्स कहाँ थे? ये विजिबल रेंज में, जिनकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ यहाँ पर दी हुई है। जरा इसको हम जूम करके इसको मैं आप लोगों को दिखाती हूँ और क्लियरली समझ में आएगा, ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बारे में। अब जरा देखो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, देखो 10⁻⁻6 मीटर्स से थोड़ा सा कम है विजिबल रेंज का वेवलेंथ, ठीक है। अब देखो जरा, हम ना वेवलेंथ को मीटर्स में भी मेजर कर सकते हैं, हम वेवलेंथ को नैनोमीटर में भी मेजर कर सकते हैं, ठीक है, नैनोमीटर्स में भी मेजर कर सकते हैं। अब क्योंकि विजिबल रेंज की जो वेवलेंथ है उसका डिफरेंस बहुत छोटा सा है, तो हमें क्या थोड़ा सा और डीप में जाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, मीटर के बजाय हम विजिबल रेंज का जो वेवलेंथ है वो नैनोमीटर्स में मेजर करते हैं। अब जरा नैनोमीटर होता क्या? 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁹ नैनोमीटर होता है, ठीक है। तो अगर आपको पता लगाना होगा कि 10⁻6 नैनोमीटर किसके बराबर होगा, तो 10⁻6 जो मीटर्स होंगे वो किसके बराबर होंगे? 10⁻6 मीटर्स किसके बराबर होगा? 10⁻3 नैनोमीटर के बराबर होगा, ठीक है। नहीं समझ में आया? देखो फिर से समझो जरा। हमें पता है कि 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁹ नैनोमीटर होता है। मुझे पता लगाना है कि 10⁻6 मीटर्स कितने नैनोमीटर के बराबर होगा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, मैं दोनों तरफ -6 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। मतलब 10⁻6 से मैंने दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। 10⁻6 मीटर्स इज इक्वल टू यहाँ पर 10⁻6 मल्टीप्लाई कर दिया 10⁹ से, 10⁹ नैनोमीटर से, ठीक है। अब क्या होगा, ये -6 रहेगा और जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 9 और -6 10⁻3 नैनोमीटर आ गया वही चीज। तो मतलब क्या है, 10⁻3 नैनोमीटर का मतलब क्या हो गया, 1000 नैनोमीटर। यानी कि जो विजिबल रेंज की जो रेडिएशंस होती हैं उनका वेवलेंथ 1000 नैनोमीटर से कम होगा, ठीक है। 10⁻³ नैनोमीटर से कम होगा, 1000 से कम होगा। तो एक्चुअल में जो वेवलेंथ होता है वो कितना होता है, 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर तक, ठीक है। 700 नैनोमीटर 1000 से कम है। तो 400 किसका होता है, वॉयलेट का, और 700 किसका होता है, रेड का, ठीक है। विबग्योर होता है ना, तो विबग्योर यही इसी रेंज में आता है, वेवलेंथ के इसी रेंज में आता है। तो जो वॉयलेट रेडिएशंस है, वॉयलेट लाइट है, ठीक है, वो उसका वेवलेंथ कितना होता है, 400 नैनोमीटर। तो यानी कि जो 7 कलर्स है उसमें सबसे कम वेवलेंथ होता है वॉयलेट का और सबसे ज्यादा वेवलेंथ होता है रेड का। इस बात को अपने दिमाग में एकदम अच्छे से बिठा के रखना। और यहीं पर आपका आता है विबग्योर, यानी कि इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो और ऑरेंज, ठीक
ठीक है, वेव इसी में फॉल होता है। ग्रीन का जो वेवलेंथ होता है वो अराउंड 500 नैनोमीटर के बराबर होता है, ठीक है। ये हो गया आपका विजिबल रेंज का वेवलेंथ, और ये हो गया आपका टोटल जितने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं सबका वेवलेंथ हमने यहाँ पर लिख लिया, ठीक है। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो यहाँ पर मैं वीडियो को वाइंड अप कर रही हूँ। अभी हम लोगों ने आज लाइट के यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के वेव नेचर के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को लाइट के पार्टिकल नेचर के बारे में बताऊंगी, जिसमें हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना पढ़ेंगे, जैसे ब्लैक बॉडी रेडिएशंस क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, और उसके बाद फिर हम लोग प्लैंक्स थ्योरी पढ़ेंगे अबाउट क्वांटाइजेशन ऑफ लाइट। तो बहुत ही सारी नई नई चीज़ें अभी आने वाली हैं क्लास 11th में, बहुत सारी नई नई चीज़ें आप लोगों को पता चलेंगी, तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है ये सफ़र। सो इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। आई कम अप विद वीडियोस ऑफ क्लास 9, 10 and 11 chemistry. In case you have any suggestion or you have any advice or you have any compliment या कुछ भी अगर आपको लग रहा है कि बताना है आपको मुझे, तो प्लीज़ पुट इट इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपके दिमाग में कोई आइडिया हो या कोई एडवाइस हो